हेलो एवरीवन। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केटीजी। केटीजी केटीजी की फुल फॉर्म है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाम से ही सजेस्ट होता है कि ये चैप्टर क्या है। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। पूरा जो चैप्टर है ना, ये दो चीज़ों पे रिवॉल्व करता रहता है। वो दो चीज़ें क्या है कि गैस और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, गैस और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और उसके जो पार्टिकल्स हैं या मैं कहूँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी। गैस की प्रॉपर्टी कि ये कैसे हीट, अगर मैं इसे कुछ डी क्यू हीट देता हूँ तो ये कितना वर्क करती है और कितना इसके अंदर चेंज इन इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है। कि जैसे कोई अगर मैं सिस्टम है, जैसे कोई गैस रखी हुई है तो इसको मैं कुछ क्यू हीट देता हूँ तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो अगर हीट दी तो इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी मूव करेंगे। तो वो ये हो गई, वो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। और अगर ये गैस जो एक्सपेंड करने लगी तो हो गया गैस ने कुछ वर्क कर दिया। तो गैस को अगर मैं कुछ हीट देता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसका वर्क कुछ वर्क करती है, कुछ इंटरनल एनर्जी। तो ये होगी गैस की प्रॉपर्टी। गैस की प्रॉपर्टी और ये मॉलिक्यूल्स की भी प्रॉपर्टियां। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी जैसे इनकी वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्या है, वी आर एम एस क्या होती है, वो सब सीखेंगे कि क्या होती है। और गैस की प्रॉपर्टी, और जैसे कि अगर मैंने कुछ एक गैस को रख रखा है तो एक पिन होल कर दिया तो यहाँ से कितनी तेजी से गैस निकलेगी, वो सब सीखेंगे। तो अपन अभी बेसिकली पहले केटीजी शुरू करने से पहले इसके कुछ पॉस्टुलेट सीख लेते हैं क्या होते हैं। इसके पॉस्टुलेट तुम्हें लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे सारे नोट्स है, उससे पढ़ लेना। अपन मैं तुम्हारा टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी ब्रीफ में बता देता हूँ पॉस्टुलेट क्या क्या कहते हैं। पॉस्टुलेट कहते हैं कि भैया, तुम अगर एक गैस का सैंपल लेते हो तो उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज है ना, वो बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल साइज है। और उनके ऊपर ग्रेविटी का, इनके जो मोशन है, इस मोशन पे ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो ना के बराबर है, यानी कि नो इफेक्ट। ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो जैसे ही मूव करते हैं वैसे ही करते हैं। और क्या कहता है कि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में है ना, इंटरेक्शन, किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ना ही कोई अट्रैक्शन ना ही कोई रिपल्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही कोई अट्रैक्शन ना ही। पॉस्टुलेट क्या होता है, पॉस्टुलेट जैसे डिफाइन कर दिया पहले ही कि ये मैंने केटीजी पढ़ने से पहले ये चीजें होनी चाहिए। तो इसका, इनके जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ग्रेविटी इन पे असर नहीं करती है, माने गए हैं ये चीजें, मानी गई हैं ताकि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और जो इंटरेक्शन है इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। और मानते हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा पार्टिकल है और यहाँ पे मतलब बहुत ही स्केयर से पार्टिकल है। तो वो माना गया है कि सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पूरी केटीजी की थ्योरी थी कि मतलब कैसे क्या होता है, क्या क्या सीखेंगे। अब थोड़ा और ब्रीफ में बता देता हूँ कि आगे अपन क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर अपन क्या सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपन जैसे जैसे चीजें सीखते जाएंगे वो है, साथ साथ में लिखते जाऊंगा फॉर्मूला उस साइड में। तो एक सबसे बड़ा गोल्डन फॉर्मूला ही मान लो जो इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन सीखने वाले हैं, तो वो है पीवी। ये ज्यादातर लोगों को पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, समझिए ना। इस चैप्टर के अंदर देखो, अगर क्वेश्चन वाला तुमसे खेलेगा ना तो वो एक ही जगह खेल सकता है, इस प्रेशर की और इस आर की वैल्यूज के साथ। तो अपन पहले से भैया क्लियर करके चलेंगे कि प्रेशर की क्या वैल्यू, आर की क्या वैल्यू। जब सिंपल फॉर्मूला के अंदर रखो, सारी चीज एसआई यूनिट के अंदर होनी चाहिए। प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की क्या है, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और फोर्स की क्या होगी, न्यूटन। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, प्रेशर की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन प्लस न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। और वैसे ही अब देखो न्यूटन प्लस मीटर स्क्वायर है, तो अब क्वेश्चन वाला तुम्हें क्या कहेगा, क्वेश्चन वाला तुम्हें कहेगा भैया एक गैस है 1 ATM के अंदर है या फिर 1 बार के अंदर है। 1 ATM या 1 बार देगा, वो तुम्हें ये नहीं देगा। न्यूटन प्लस ओवर मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल भी कहते हैं। तो वो तुम्हें पास्कल के अंदर वैल्यू नहीं देगा, तुम्हें इनके अंदर वैल्यू देगा। अपन पहले ही सिंपल सा कन्वर्जन समझ लेते हैं कि भैया एक जो एटीएम होता है मेरा, वो होता है अराउंड 101325 पास्कल के
बराबर होता है। यानी कि एक एटीएम अगर वो कहता है तो वो कह रहा है कि इतने पास्कल का प्रेशर है उस गैस के अंदर। जैसे कुछ गैस अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर डाली हुई है तो ये इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और 1 बार मतलब होता है 10⁵ या फिर 10⁵ पास्कल या फिर 1 0 0 0 0 10⁵। तो यहाँ से एक एटीएम और बार के बीच का भी डिफरेंस पता, जो रिलेशन है वो पता चल गया कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। समझ में आ गई बात इतनी? मेन मुद्दा यही है। और जो आर की वैल्यू अपन यूज करने वाले हैं वो है 8.2 जूल जूल पर केल्विन पर मोल और इनटू पास्कल ओवर इनटू पास्कल। और वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। ये हो गई। एक सेकेंड, अगर अपन ने जूल ले लिया तो अपन इसे जूल से हटा देते हैं और सीधा कर दिया। यहाँ पे देखो, अगर मेरे को यूनिट ही चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं रखूंगा 8.2 इंटू, यहाँ की यूनिट क्या है? 1/मोल, 1/केल्विन, और इस इधर तरफ की यूनिट क्या है? पास्कल, इंटू मीटर स्क्वायर। ये समझ आ रहा है? पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ की क्या है? पास्कल, इसकी है मीटर स्क्वायर। तो पास्कल मीटर स्क्वायर डायमेंशन अगर मैं मैच करना चाहता हूँ तो इक्वल्स टू के इस तरफ, तो पास्कल प्लस मीटर स्क्वायर। और इसकी क्या है? मोल, तो मोल से डिवाइड कर दिया। इसकी केल्विन, केल्विन से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाती है। ये जूल की टर्म के अंदर भी आती है कुछ, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो वो कुछ होगी पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये अपना हो गया जूल। तो अपनी जो वैल्यू होगी वो होगी 8.2 इंटू जूल ओवर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, ये होती है। तो दो वैल्यू कौन सी लेनी है? अपन को प्रेशर की वैल्यू लेनी है पास्कल के अंदर, और एक एटीएम की वैल्यू होती है इतने पास्कल, और जो अपनी आर की वैल्यू है वो अपन को जूल ओवर मीटर इंटू केल्विन के अंदर लेनी है, वो होती है 8.2 इंटू दिस। तो क्वेश्चन वाला अगर फंसा सकता है तो सिर्फ यहाँ फंसा सकता है। और ऐसा यूनिट से चलोगे तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा यूनिट से ही चला करो, और भी किसी चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं आती। क्योंकि कई बार जो होता है आंसर ऐसा यूनिट के अंदर होता है और अपन किसी और यूनिट के अंदर करके आ जाते हैं तो गलत हो जाता है। तो देखो, अब अपन क्या करेंगे? ये हो गया पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत से सबसे पहली चीज अपन सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है कि अगर ये मेरा कुछ एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब बताओ वी एवरेज कितनी होगी? वी एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? कुछ यहाँ मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे। तो अपन मानते हैं कि जो नेट एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर है ना, उसकी वैल्यू होती है 0, कि जितना ये इस तरफ मूव कर रहा है उतना ही वो उस तरफ। तो नेट वेलोसिटी हर पार्टिकल की मिला के तो नेट वेलोसिटी होगी 0। तो अब अगर अपन देखो, अब एक टर्म जो अपने पास आती है वो है वी आर एम एस। वी आर एम एस क्या होती है? आर एम एस, वी आर एम एस क्या होती है? वी आर एम एस का मतलब है पहले तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन ले लो, फिर उसका रूट कर दो। तो इसका मतलब है v रूट मीन स्क्वायर। तो वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर। अब ये क्या होती है? अब देखो, अब अपन करके दिखाते हैं। मान लो ये कुछ मेरा पूरा कंटेनर है, इसके अंदर कुछ n नंबर ऑफ पार्टिकल है। n नंबर ऑफ पार्टिकल, अपना n क्या है? कैपिटल N ले लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कुछ, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल है, कुछ भी है। अगर एक मोल उसने कहा है कि एक मोल गैस इसके अंदर है, तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.02 इंटू 10⁻, जो भी है 22, उतने पार्टिकल हैं। तो इस केस के अंदर अपने n पार्टिकल हैं। तो n पार्टिकल है, इसने बता दिया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो अपन ने मान लिया कि भैया पहले तो अपन ने सारी कुछ, ये पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी कुछ v1 है, पार्टिकल नंबर 2 की वेलोसिटी कुछ v2 है अपन, ठीक है।
और ऐसे करके पार्टिकल नंबर 3 की कुछ वेलोसिटी v3 है, ऐसे कर करके n पार्टिकल की vn तक अपन पहुंच गए, v कैपिटल N सबकी वेलोसिटी। ठीक है, अपन ने कहा पहले तो सबका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर, और यहाँ करके सबका स्क्वायर। अब कह रहे हैं मीन ले लो सबका। मीन कैसे लेंगे? मीन का क्या फॉर्मूला होता है? जितने ये इवेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने पार्टिकल्स के अंदर है, तो डिवाइडेड बाय n, और मीन लेने के लिए पहले सबको ऐड कर दिया, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया अपना स्क्वायर मीन हो गया। अब कह रहे हैं रूट ले लो, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब इस पूरे का रूट ले लो, तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो इसे डिराइव करने का तरीका नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरे को फर्जी तरीका लगता है इसलिए मैं वो तरीका डिस्कस नहीं करूंगा। तुम्हें समझना है तो या तो यूट्यूब कहीं और से चेक कर लो, और ये ना समझोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। तो मेन जो चीज है ना वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेन है ये फॉर्मूला याद रखना, मेन है जो वी आर एम एस निकलती कितनी है, ये वी आर एम एस अपन दिखाते हैं, रिलेशन क्या है वी आर एम एस का। तो जो पी वी इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम इंटू वी आर एम एस, ये रिलेशन याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन इसी से बनाते हैं। एम क्या है? एम है मास ऑफ गैस, टोटल मास भी कह सकते हो। जैसे अगर कह दिया कि एक कंटेनर है उसके अंदर कुछ 36 ग्राम गैस है, तो वो जो 36 ग्राम टोटल गैस है ना, तो टोटल मास हो गया। तो टोटल मास है वी आर एम एस हो गया, और ये पी वी के बराबर होता है। पी अपना है गया प्रेशर, और ये वी है अपनी वॉल्यूम। ये कुछ अगर कह दिया कि 1 लीटर के अंदर है तो वी की वैल्यू अपनी 1 लीटर होगी, और प्रेशर कुछ 1 पास्कल बता दिया तो ये कुछ 1 पास्कल हो गया। ठीक है, फिर अपन को वहां से वी आर एम एस निकल जाएगा। अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन क्या होगा। इसका क्वेश्चन है, लिखो, सिंपल सा फॉर्मूला यार। चलो एक चीज और बता देता हूँ, ये एक तो हो गई वी आर एम एस। अब वी आर एम एस की जैसी एक दो वेलोसिटी और होती है, वो होती है वी आर एम एस का फॉर्मूला याद रखना, पी वी इज इक्वल टू 1/3 वी आर एम एस। ठीक है, तो वैसे ही दो वेलोसिटियां और होती हैं। दूसरी वेलोसिटी का नाम है वी एवरेज, वी एवरेज। अभी कहा कि वी एवरेज जो है ना वो जीरो होगी। देखो अब वी एवरेज जीरो कैसे होगी? कुछ पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, तो नेट जो अपन एवरेज निकालेंगे वो सबका नेट एवरेज जीरो आएगा। लेकिन ये वी एवरेज क्या है? ये है वी मॉडुलस एवरेज, यानी कि सबकी वेलोसिटी, जैसे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी कुछ v1 है, तो मैं स्पीड लूंगा अभी इसके अंदर। इसे वी एवरेज वेलोसिटी का एवरेज मत मानना, इसे स्पीड का एवरेज मानना। तो नेट हर पार्टिकल की स्पीड जो होंगी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑल डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे? अरे एक पार्टिकल कुछ v1 से इस तरफ जा रहा है तो मैं उसकी डायरेक्शन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये लूंगा कि v1 वेलो स्पीड से वो इस तरफ जा रहा है। तो ऐसे करके v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू Vn, ये वेक्टर का मॉड यानी कि वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी ले लिया अपन ने। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ जितने भी मेरे पार्टिकल है उस सिस्टम के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से समझ गए ना कैसे हैं। अगर कुछ एक मेरे को कह दिया कि भैया इसके अंदर 2 मोल पार्टिकल्स हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल्स टू, ये कितने हैं? 2 मोल, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल होते हैं। तो 2 मोल के अंदर कितने हो गए? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गई वी एवरेज। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या होती है वो भी बता देता हूं क्या होती है। ठीक है, तो पहले अपन इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं आगे। तो पीवी इज इक्वल टू, वहां से देखो एनआरटी के बराबर है। तो अगर मैं मान लू कि मेरे नंबर ऑफ मोल एक नंबर ऑफ मोल है, पहले इस चीज को सीखते हैं फिर वहां करेंगे। एक नंबर ऑफ मोल है तो पीवी मेरा आरटी के बराबर हो जाएगा, और मेरा पीवी इसके बराबर है ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को इस तरफ ले गया और m को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3 को इस तरफ आ गया और m से मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो गया वी आर एम एस स्क्वायर। तो वी आर एम एस कितना हो गया? इसका अंडर रूट। तो एक फॉर्मूला अपने पास आ गया, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT ओवर m। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है?
वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना भाई, अब मुश्किल है मेरे को पता याद करना, पर अगर याद कर लोगे ना, डेरिवेशन इनके ऐसे ही है, कुछ भी मान के कुछ भी सॉल्व किया है, इससे अच्छा बेटर फॉर्मूला याद कर लो और मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे सारे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वी एवरेज का क्या होता है, वी एवरेज होती है 8/पाई आर टी ओवर एम। और वैसे ही एवरेज वेलोसिटी वाला समझ गया क्या होता है, वैसे ही एक होती है वी एम पी, वी मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्या है, अगर कुछ पार्टिकल है मेरे, ठीक है, कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैं अगर कोई रैंडम पार्टिकल को उठाता हूं तो उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल होने की स्पीड जो होने वाले हो सकती है, उसकी मोस्ट प्रोबेबल यानी कि जो हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी उसके होने की सबसे ज्यादा है, जिस स्पीड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल होती है √2 RT ओवर एम। ठीक है, समझिए वी आर एम एस क्या है, वी आर टी क्या है, ये बेसिकली याद ही रखना है। और ऐसे ही सवाल सिंपल सा ही पूछते हैं लोग, तो इन तीनों का अगर रेशियो मैं निकालूं, वी आर एम एस रेशियो वी एवरेज रेशियो वी कौन सी मोस्ट प्रोबेबल, तो इनका रेशियो क्या आता है, रूट इसका क्या है, √3। आर टी ओवर एम तो सबके अंदर कॉमन है, आर टी ओवर एम, आर टी ओवर एम, आर टी ओवर, और इसका क्या है 8/पाई, और इसका रेशियो क्या है √2। तो अब देखो क्वेश्चन वाला क्या पूछता है, वो तुम्हें कहेगा कि ये इनका रेशियो है, ठीक है, क्वेश्चन वाला तुम्हें कहेगा कि भैया एक जो सैंपल है उसकी वी आर एम एस तुम्हें कुछ दी होगी, कि वी आर एम एस कुछ भी, अगर मान लो 20 वगैरह कुछ भी दी हुई है, मीटर पर सेकंड जो होती नहीं है, इससे ज्यादा ही होती है, जो भी मान लो, अगर तुम्हें कुछ दी हुई है, ठीक है, तो वो तुम्हें कहेगा कि वी एवरेज कितनी होगी, तो वी एवरेज कितनी होगी, दिस, ये इस कन्वर्जन से कर लेना रेशियो से, ठीक है। अब अगर मेरी वी आर एम एस ये है, तो ये कितनी होगी ये निकालना है ना अपन को, तो इसकी एक के लिए इसके कितने पार्ट होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले इसके एक के लिए इनके कितने कितने पार्ट होंगे, तो 1 के लिए 1/√3 से डिवाइड कर दिया सबको, तो वह इतने 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 पार्ट होंगे, तो आंसर तुम निकाल लोगे, इतना तो हो जाएगा, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वी मोस्ट प्रोबेबल फॉर द सैंपल, ये कुछ एक दिया हुआ है सैंपल, इसके अंदर कुछ एक नाइट्रोजन गैस डाली हुई है, ठीक है, N2 गैस डाली हुई है, तो अब इसके अंदर है ना, बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी, कंडीशन दी हुई है, जो अपना जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस एसटीपी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 1 atm प्रेशर है, और जो इसकी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जो इसकी डेंसिटी है ना, डेंसिटी है वो है 1.25 kg पर मीटर क्यूब। तो अब अगर ये यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, एक हिंट दे देता हूँ, इसी फॉर्मूला को अपन अगर थोड़ा आगे निकालें, पी वी इज इक्वल टू 1/3 मास टोटल, मास टोटल क्या होगा, एन मास टोटल, जितना भी पूरी गैस का मास है, डिवाइडेड बाय पी को मैं इसके नीचे ले गया, तो ये क्या हो जाएगा वी, पी इज इक्वल टू दिस इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, और ये क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ही डेंसिटी होती है, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक फॉर्मूला और लगेगा यहाँ से, तो ट्राई करो क्वेश्चन करने की, ट्राई करो यार, तुम देखते रहते हो, एक तो ट्राई नहीं करते, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, प्रेशर की वैल्यू अपने पास दी हुई है और रो अपने पास है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर और रो की वैल्यू रख देंगे, अपने पास वी आर एम एस आ जाएगा, और वी आर एम एस आने के बाद अपन वी मोस्ट प्रोबेबल निकाल लेंगे इस रेशियो से, ठीक है। समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल पाए वो कोशिश करता हूँ मैं। तो ये कंटेनर है, कुछ 2 कंटेनर, ठीक है, तो इसका कुछ प्रेशर P1, इसका कुछ टेम्परेचर T0, इसका प्रेशर P2, ये बंद है शुरुआत में, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी T0, इसका V1, इसका V2, ठीक है। पूरा गेम इसी पे, इस फॉर्मूला पे पूरा गेम हो जाएगा इस चैप्टर का। एक दो चीजें नई नई अपन सीखेंगे, वो अपन इस फॉर्मूला से डिराइव कर करके यूज करते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ गैस यहाँ पे है भैया,
ठीक है, कुछ गैस है यहाँ पे, ठीक है, और टेम्परेचर कुछ टी नॉट, इस वॉल्व को अब ओपन कर दिया यहाँ से, तो अब ये दोनों गैस आपस में मिक्स हो सकती हैं। तब फाइनल टेम्परेचर बताओ टी फाइनल दोनों का क्या होगा, मतलब जब दोनों मिक्स हो गए तो कुछ एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा ना, तो वो फाइनल टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रखा, मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं किया, सॉरी टी फाइनल नहीं पता करना, अपन को पता क्या करना है, अपन को पता करना है वी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल, प्रेशर फाइनल कितना होगा अगर मैं इस वाल्व को खोल देता हूँ, दोनों गैस को मूव करने देता हूँ, टेम्परेचर हमेशा ही टी नॉट कॉन्स्टेंट बना के रखा हुआ है उसने, तो प्रेशर फाइनल कितना होगा अगर मैं इस वाल्व को खोल देता हूँ, तो इसका कुछ प्रेशर अभी P1 है, इसका कुछ प्रेशर P2 है, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा जल्दी से देखो। ठीक है, इतना है, और अब देख लो इसके कुछ मोल N1 मोल मान लो, इसके कुछ मोल N2 मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन है, सिर्फ देखो मत, क्वेश्चन सॉल्व करो यार, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ऐसे है। अब देखो, सॉल्व कर लिया, नहीं किया तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करी, अब वीडियो रिज्यूम, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो देखो एक चीज, जो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे ये समझ में आता है, कुछ अगर इसके अंदर N1 मोल है, इसके अंदर कुछ N2 मोल है, फाइनली मेरे नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 ही होंगे, दोनों गैस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही तो कुछ नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहेंगे, N1 प्लस N2 ही होगा। तब क्या होगा, इसी चीज को मैं यूज करता हूँ, एन फाइनल इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। यहां से मैंने क्या है, एन फाइनल क्या होगा, कुछ ये जो दोनों मिला के एक V1, V फाइनल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, V फाइनल हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम मैं ये मान सकता हूँ कि पूरा एक कंटेनर बन चुका V फाइनल वॉल्यूम का, और उसके अंदर कुछ N1 प्लस N2 मोल्स हैं, और टेम्परेचर अपन को पता है, उस पूरे जो होगा दोनों कंटेनरों के अंदर कुछ एक यूनिफाइड प्रेशर हो जाएगा, वो अपन अब निकाल रहे हैं। तो एन फाइनल कितना हो जाएगा, एन फाइनल कितना हो जाएगा भैया, पी फाइनल ओवर वी फाइनल, वी फाइनल क्या है, V1 प्लस V2, पी फाइनल वी फाइनल एन फाइनल के बराबर, एन फाइनल अपन को एन फाइनल निकाल रहे हैं, एन फाइनल क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय आर टी नॉट, ये फाइनल मोल्स आ गए एन फाइनल जितने भी होंगे, ठीक है, और N1 कितने हैं, इसके अंदर कितने मोल है, तो वो है P1 V1 ओवर आर टी नॉट, और दूसरे के अंदर कितने हैं, P2 V2 ओवर आर टी नॉट। सिंपल सा आंसर है, सॉल्व हो जाएगा, आर टी नॉट दोनों से डिवाइड कर दिया, सबसे नीचे से निकाल लिया, ठीक है। और अब क्या है, पी फाइनल क्या है, पी फाइनल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। समझ आता है, वी फाइनल, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर से, ऐसे तरीके छोटे छोटे तरीके से बन गए। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो दो लॉस बताए गए गैस के बारे में, मैंने कहा था गैस की प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल वगैरह समझ गए ना, VRMS वगैरह नीचे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ट्राई कर लेना। तो ये भी अपन हटा देते हैं, मेन जो फॉर्मूला अपने काम आने वाले हैं वो ही रखेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो, अपन ने क्या फॉर्मूला निकाला था, एक VRMS का, बताओ VRMS का फॉर्मूला क्या है, बोलो बोलो, बोलोगे ना तो इंटरेक्शन लगेगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में लगाया, वरना तुम्हें लगेगा कि सिर्फ एक स्क्रीन देख रहा हूँ। तो VRMS का फॉर्मूला क्या बताया था, या मैं कहूँ PV इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताओ जल्दी से, ये होता है 1/3 m ऑफ गैस जो भी है अपनी, ठीक है, इनटू जो के अंदर जो गैस है, ठीक है, इनटू VRMS, ठीक है, VRMS का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो क्या, अब दो लॉ निकले, दो लॉ क्या थे, अब देखो लोगों ने सबसे पहले कहा कि भैया, अब अगर कोई ये एक गैस रखी है मैंने, ठीक है, तो उस गैस का, गैस कुछ डिफ्यूज कर रही है, यहाँ पे एक छेद है, ये गैस कुछ डिफ्यूज कर रही है, डिफ्यूज कर रही है, तो जो ये डिफ्यूजन रेट है ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये अब देखो, ये पता लगाने के लिए क्या किया, तो ग्राम्स लॉ का आविष्कार हुआ,
ग्राम्स एक साइंटिस्ट था, तो उसने अपना लॉ दिया। तो उसने क्या कहा कि जो डिफ्यूजन की रेट है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/, मास ऑफ गैस। एम क्या है? एम है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब जैसे देखो, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल के उस गैस के कितना मास होगा उस पर डिपेंड करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे अगर कि कोई गैस है, जैसे अपन ने मान लिया कुछ हीलियम है, तो H2, नहीं हीलियम का हाइड्रोजन है H2, तो इसका कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास? 2 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस जो मॉलिक्यूलर मास है ना, इस पे डिपेंड करती है। तो अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है तो वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी, यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाएगी। तो ये ऐसा होता है। तो अब देखो इसका आविष्कार की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अब अगर देखो मैं इसी फॉर्मूला से क्या करता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, मोलिकुलर मास। अब क्या करते थे कि कोई अगर अननोन गैस थी उस टाइम, उसका कुछ मॉलिक्यूलर मास पता करना था, तो अब क्या करते थे, एक सेम प्रेशर वॉल्यूम के अंदर कुछ एक स्टैंडर्ड गैस डाल दी, जैसे कि अपन ने हाइड्रोजन गैस डाल दी, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? आर, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 अपन कह देते हैं, या फिर RH2 अपन कह देते हैं, कुछ कांस्टेंट टाइम्स, इस कांस्टेंट को कुछ भी लैम्डा कह दो, कांस्टेंट टाइम्स कुछ इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 2। ठीक है, और कुछ R अननोन, अननोन गैस का, अननोन गैस का कुछ अपन को पता करना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो आर अननोन, अपन को रेट ऑफ डिफ्यूजन तो पता ही है कि इस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम, या पूरे को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगा, पूरे को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगा वो अपन को पता चल गया। तो फिर अपन ने क्या कहा कि यहाँ से जो मूवमेंट थी उसकी जो वेलोसिटी थी ना, बेसिकली वो वेलोसिटी अपन को मिल गई। तो वो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो अपन को पता थी। तो वो अपन ने क्या कहा कि प्रेशर को, इस ग्राम्स लॉ के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखना। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m² होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास स्क्वायर। ठीक है, तो उसका अननोन का क्या था, कुछ लैम्डा टाइम्स, वही लैम्डा टाइम्स इनटू इसका कुछ मॉलिक्यूलर मास। तो अब अपन को क्या है, सिंपल RH2 ओवर R अननोन इज इक्वल्स टू, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 1/√m ऑफ अननोन ओवर 1/√2। तो उस टाइम इसका यूज होता था, इस लॉ का, जो भी अननोन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास पता कर लेते थे। ठीक है, कुछ एक नोन गैस डाली, उसी सेम वॉल्यूम के अंदर कुछ अननोन गैस डाली, फिर यहाँ से उसकी कितनी तेजी से वो मूव कर रही है बाहर की तरफ, तो वो वेलोसिटी पता कर ली, उससे क्या किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन पता चल गया। फिर दोनों रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकाला, तो यहाँ से इनका रेशियो आ गया। एक गैस है इसके अंदर, कुछ कंटेनर के अंदर, तो गैस जो है ना वो अपनी इंटरनल एनर्जी है ना, जो गैस की इंटरनल एनर्जी है, जैसे मॉलिक्यूल वगैरह है कुछ गैस के, तो ये इनके पास कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी इन द सेंस कुछ इस तरफ मूव करने की, या फिर जो खुद की एनर्जी एनर्जी हर मॉलिक्यूल स्टोर करता है ना, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है 1/2, 1/2 के टी, 1/2 kT, 1/2 kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि अगर इसकी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी, वो पता कर सकते हैं अपन। तो ये के क्या है, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल्स टू आर ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो जो आर है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर मैं उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तब मेरी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो या फिर मैं कह सकता हूं कि के इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर समझ रहे हो ना, कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02, वो, तो वो होता है एवोगैड्रो नंबर। तो इज इक्वल्स टू आर होता है ये एक। ठीक है, ये चीज समझ गए। तो अब क्या होगा, यू आई इज इक्वल्स टू, एक मोल के, एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास टोटल कितनी इंटरनल एनर्जी है, उसके पास भैया 12 kT
एफ एनर्जी है, एफ क्या है? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम पूछोगे क्या होती है, तो देखो तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बता देता हूँ क्या होता है। तो अगर मेरा कुछ एक पार्टिकल है, ठीक है, मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, तो वो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कुछ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर होता है रेंजिंग फ्रॉम 3 टू यूजुअली 7, तो ये कुछ नंबर है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। 3 से लेके 7 के बीच में एक नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो मैं इसे एनर्जी कितने तरीके से दे सकता हूँ। एक तो इसकी मूवमेंट एक्स के अलाउंग कर सकते हैं, एक इसकी मूवमेंट वाई के अलाउंग कर सकते हैं, और एक इसकी मूवमेंट जेड के अलाउंग कर सकते हैं। तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एटम का है मॉलिक्यूल, अगर सिंगल एटम है सिर्फ एक, तो उसको अपन 3 तरीके से उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, एक्स के अंदर मूवमेंट, वाई के अंदर मूवमेंट, या जेड के अंदर मूवमेंट। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर मैं कहूँ इसे क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है भैया 3। तो बेसिकली ये नंबर याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर गैस की कितनी होती है। अब जैसे कोई डाई एटॉमिक गैस ले ली, डाई एटॉमिक के अंदर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल, एक एटम प्लस दूसरा एटम। तो अब इसको देखो, इसको कितने तरीके से मैं एनर्जी दे सकता हूँ। एक तो इसे एक्स के अंदर मूव करवा के, एक इसको वाई के अंदर मूव करा के, और एक आउट ऑफ द प्लेन जेड के अंदर मूव करा के, ठीक है। तो 3 तो मेरी होगी। ट्रांसलेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी दे सकता हूँ, ट्रांसलेशनल फॉर्म के अंदर मैं एनर्जी दे सकता हूँ, और जो बाकी बचेगी, बाकी क्या है, अब देखो ये कुछ एटम ऐसे है, ठीक है, 2 एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मैं इसे इस एक्सिस के अराउंड घुमा भी तो सकता हूँ। तो एक मेरी ऐसे घूमने वाली इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल एनर्जी एक ये आ गई, और एक सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, तो एक मैंने ऐसे घुमा के इसे रोटेशनल एनर्जी दे दी, और दूसरी एनर्जी मैं कैसे दे सकता हूँ, उसे ऐसे घुमा के भी एक रोटेशनल दे सकता हूँ। तो 2 मेरी रोटेशनल हो गई, तो 3 प्लस 2 कितनी हो गई, 5 मेरी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए, ठीक है। तो पहले के लिए 3, दूसरे के लिए मेरी डायटोमिक के लिए मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। अब जो मेरी ट्रांजिशनल है उसके लिए देखो उसकी कितनी है, और वैसे ही अगर मेरी देखो ये होगी, एक इसके पास रोटेशनल, रोटेशनल 2, और 3 इसके पास ट्रांजिशनल, ठीक है, और इसके पास तीनों की तीनों ट्रांजिशनल, ठीक है। और जो अपनी ऐसे ट्राई एटॉमिक होती है ना, तो उसका याद रख लेना, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 6 होगी या फिर 7 होगी। तो ट्राई एटॉमिक सिंस 2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हो सकती है ट्राई एटॉमिक। अब एक तो ये हो सकती है, एक तो ट्राई एटॉमिक ऐसे अरेंज कर सकते हैं 3 एटम अपने आप को, या 3 एटम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों केस की अलग अलग हो गई, इसकी हो गई 6, इसकी हो गई 7। वो क्वेश्चन वाला बता देगा कि ये ट्राई एटॉमिक गैस अगर वो देगा ना, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वो देगा, तो 6 या 7 देगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कि भैया मैंने क्या बताया अभी, एक मॉलिक्यूल अपने अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी इंटरनल एनर्जी स्टोर रखता है, वो है टोटल एनर्जी। एक अगर मेरा ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसके अंदर कितनी टोटल इंटरनल एनर्जी है। जैसे अगर कोई H2 का मैंने मॉलिक्यूल मान लिया कि भैया HS दोनों हो गए, एक H2 का मेरा मॉलिक्यूल है, तो ये गैस कैसी है, डाइएटॉमिक गैस है, 2 एटम है, तो गैस मेरी है डाइएटॉमिक। तो अब इसके अंदर वो कहेगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ 1H2 पार्टिकल कितनी है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1H2 पार्टिकल मेरी कितनी हो गई, हाफ इंटू के इंटू टी इंटू इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो ये हो गई इंटू 5। तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी। अब अगर वो मुझे कहता है कि भैया एक कंटेनर है उसके अंदर H2 के n मोल है, कुछ n मोल ऑफ H2 है, तो n मोल के अंदर देखो एक मॉलिक्यूल के लिए इतने, n मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो एनर्जी भी उतनी गुना हो जाएगी। तो मेरी एनर्जी ऑफ टोटल कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के टी इंटू 5 इंटू जे n मोल इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम, जितने मेरे ये टोटल नंबर ऑफ एटम है, और a इंटू के अभी मैंने बताया r के बराबर होता है, तो ये एनर्जी हो जाएगी हाफ आर टी। और अगर मैं इसे f ही रहने देता हूँ कि कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंटू आर टी एफ इंटू एन मोल के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ आर टी एफ इंटू एन। समझ में आती है इतनी बात। तो मेन क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है कि अगर एक डाई एटॉमिक गैस है
तो उसकी इंटरनल एनर्जी उसके डायटोमिक गैस है, उसके अंदर n दे दिया पार्टिकल। अब बताओ उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है, तो इतनी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, सिंपल से क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी वगैरह, ऐसे ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ने क्या माना कि कुछ एक ऐसा था, ज़्यादा मैथ्स है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखना, ये कुछ एक ग्राफ था ऐसे, जो गैस है ना, वो क्वेश्चन वाला क्या कहेगा कि P कुछ ऐसे 5V+2 ऐसे से P और V के कुछ अंदर ऐसी रिलेशन दे देगा। फिर वो तुमसे पूछेगा कि R की वैल्यू बताओ, T की वैल्यू बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देके बताता हूँ। एक ऐसा उसने ग्राफ दे दिया, उसने कहा कि भैया P वर्सेस V का ग्राफ है और तुम्हें क्या करना है, P वर्सेस V का ग्राफ है। अब अगर वैल्यू कितनी लोगे, इसे कुछ V0 मान लो और इसे कितना 2V0 मान लो, और ये कितना, इसे कुछ, ये टच नहीं करा, ठीक है, तो इसे कुछ 2P0 मान लो, और इस नीचे वाले को जब एक्सटेंड किया तो इसे कुछ P0 मान लो। तो अब वो तुमसे पूछेगा, ये तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है और पी वी इज एन आर टी फॉर्मूला है, और वो कहेगा कि टी मैक्सिमम बताओ, इस ग्राफ के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेन हो जाएगा ये बताओ। तो फॉर्मूला अपने पास है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन P और V की इनिशियल रिलेशन निकाल लेंगे। P और V के अंदर कैसे रिलेशन है, तो मैं इस लाइन को देख लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मैथ्स में इतना तो बता ही दिया होगा शायद। m अपनी होती है स्लोप और x होती है ये वाली x डायरेक्शन के ऊपर, और y अपना y डायरेक्शन के अंदर जो वैल्यू है। तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी प्लस सी। अब m कैसे निकालेंगे, m होती है स्लोप, यानी कि स्लोप यानी कि ये टेन थीटा, टेन थीटा होती है, ठीक है। अगर ये कुछ थीटा मान लिया तो टेन थीटा कितनी आएगी। अब देखो टेन थीटा क्या होगा, ये कितनी है वैल्यू, यहाँ से यहाँ V0 और यहाँ से यहाँ पी, ये P0 ये V0। तो अपना टेन थीटा क्या आ गया, स्लोप अपनी देखो, अगर स्लोप पॉजिटिव होती है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब ऐसे की तरफ, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ये होती है स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप नेगेटिव मतलब आगे मूवमेंट, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं V की तरफ आगे मूव कर रहा हूँ, मेरी P की वैल्यू घटती जा रही है, तो ये मेरी हो गई स्लोप नेगेटिव। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, P इज इक्वल टू माइनस कितनी स्लोप, P0 ओवर V0 इंटू वी प्लस सी। ये मेरा P और V के बीच का रिलेशन आ गया। अब मैंने क्या कहा, ये मेरी रिलेशन है, इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया, तो क्या होगा, T मैक्स पता करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कुछ ये फॉर्मूला के अंदर पुट किया, तो अपना क्या हो गया, तो P की जगह पे माइनस P0 ओवर V0 इंटू V0, और C की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। C की वैल्यू अपन वो निकालनी है, तो अपन C की वैल्यू क्या करेंगे, इसे कहीं भी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो इसको। तो अगर मैं इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं क्या वैल्यू, V की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो V की वैल्यू 0 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू 0 पर ये जो वैल्यू अटेन करेगा P, वही मेरी होगी कांस्टेंट की वैल्यू। तो V की वैल्यू अगर मैंने 0 मान ली, तो V की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे ये हो गई मेरी V की वैल्यू 0। तो अब ये ग्राफ को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कुछ, ये कहाँ पे कटेगा देख लेते हैं। तो अगर ये होगा कुछ 3P0 पे कटेगा ग्राफ, ठीक है। तुम थोड़ा कोऑर्डिनेट लगाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे पता चल जाएगा कि ये 3P0 पे कटेगा। और अगर तुम्हें नहीं भी पता तो मैं अभी बता देता हूँ, कुछ 3P0 पे कट रहा है ग्राफ पीछे, ठीक है। तो अब अगर 3P0 अपना आ गया, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3P0। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने इसे सॉल्व किया, P0 ये इंटू V0, P की वैल्यू रख दी, P इंटू V के अंदर P की वैल्यू रख दी, P की वैल्यू माइनस दिस प्लस 3P0 और होल इंटू V, ये V की वैल्यू इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है।
और अगर अपन कह देते हैं कि क्वेश्चन वाले ने मान लो कि चलो ठीक है अपन नहीं मानेंगे, ठीक है ये वैल्यू आ गई। अब अपन ने क्या कहा कि इसे सॉल्व कर लिया, तो ये वो हो गया माइनस पी नॉट वी नॉट इंटू वी का स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट v इज इक्वल टू एन आर टी। इतना समझ में आता है। पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना p के अंदर या फिर v के अंदर, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो ना, उस रिलेशन को यूज करके उसके अंदर बना लेना, ठीक है। मैंने v के अंदर बना ली। अब क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको डिफ्रेंशिएशन निकालिए dv बाई डी टी। dv बाई डी टी जीरो होता है जब डिफ्रेंशिएशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो होता है। उसी पॉइंट पे अगर जो मेरा v है वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू देगा t की। ये चीज समझ में आती है? नहीं आती तो यार अभी कुछ नहीं हो पाएगा। जब मैं मैथ्स के नोट्स रिवाइज करूंगा तब उसमें बता दूंगा कि अभी के लिए ये समझ लो, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएशन निकाल लेना और उस डिफ्रेंशिएशन को जीरो पुट कर देना। जो v की वैल्यू आए ना, उसी v की वैल्यू पे मेरा मैक्सिमा आएगा, उसी v की वैल्यू पे मेरा मैक्सिमा आएगा। तो अब वो v की वैल्यू क्या होगी अब देख लेते हैं। ये मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन की कौन सी ये समझ में आ रही है? मेरी इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ, पी नॉट बाई वी नॉट वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट बाई वी। और मेरे आर टी की एन आर की वैल्यू मैंने यहाँ से इन सब के नीचे कर दी ताकि मेरे को कुछ ऐसी फॉर्म दिख जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये मेरा कुछ y है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p हो गई। तो मैंने एन आर से दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी एन आर और यहाँ पे भी एन आर। ठीक है, तो ये मेरी हो गई डिवाइडेड बाय एन आर। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो कर दिया, डी वी बाई डी टी, ये क्या है t के बराबर है, तो dv बाई डी टी इसकी वैल्यू जीरो कर दो। तो dv बाई डी टी कितना होगा? dv बाई डी टी हो जाएगा माइनस 2 v नॉट v ओवर वी नॉट एन आर प्लस 3 पी नॉट v का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय एन आर। पी नॉट इज इक्वल टू, इसे जीरो करना है तो पी नॉट दोनों तरफ से गया, एन आर दोनों तरफ से गया, ठीक है। और ये कितना होगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, -3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो v की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई मेरी 3v0। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर v की वैल्यू 3v0 रख देता हूं, तो जो मेरे को t की वैल्यू मिलेगी वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आता है इतना? ठीक है, फिर अगर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल पूछेगा, तुम्हें कुछ पी वी की रिलेशन दे देगा, पूछेगा टी मैक्स बताओ। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इससे जो बन सकता है केटीजी से, तो वो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करोगे। वो सॉल्व कैसे करेंगे, पीवी की पहले एक रिलेशन निकाल लेना और जो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, या तो पी के अंदर या फिर वी के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो कर देना और जो जिस वैल्यू पे, जैसे इस v की जिस वैल्यू पे जीरो ये हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, वो ही वैल्यू 3v0 इस इक्वेशन के अंदर रख देना। तो यहाँ पे अगर मैं 3v0 रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पी नॉट इंटू 3v0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v0 इंटू एन आर प्लस 3v0 पी नॉट इंटू 3v0 डिवाइडेड बाय एन आर। अब ये जो वैल्यू है वही मेरी टी मैक्सिमम आएगी। ये इस चैप्टर से अच्छा जो क्वेश्चन बन सकता था वो करा दिया मैंने, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, जल्दी अपन को ये चैप्टर कवर करना है ताकि अपन इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जिस चैप्टर के अंदर रटना ज़्यादा होता है ना, उसके क्वेश्चन भी यार उतने ज़्यादा ही करने पड़ते हैं ताकि सही से याद हो जाए और कुछ अलग क्वेश्चन भी अगर बने तो अपन सही से सॉल्व कर पाए। तो अपन आगे करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, वो मैक्सवेल लॉ बता दिया मैंने क्या होता है, कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है मेरा, तो उस मॉलिक्यूल की कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कुछ एफ है, तो उसके अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी उस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी होगी, हाफ के टी इंटू एफ। और अगर कुछ, ये मेरे को कहता है कि एक मॉलिक्यूल की जगह पे मेरे को कुछ गैस का सैंपल दे देता है और कहता है कि कुछ n मोल है भैया, n मोल अगर वो दे देता है, तो n मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल n इंटू ए नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। तो फिर मेरी u टोटल सिस्टम की कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू के टी इंटू एफ, एक के लिए ये है, इंटू पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल n इंटू ए नॉट, और ए नॉट इंटू के इसकी वैल्यू हो जाती है r। तो ये क्या हो जाएगी, u इंटरनल टोटल is equals to half RTF।
समझिए इतने क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन अगली चीज समझते हैं। अगली चीज क्या है कि अगर मेरी गैस है, अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि वर्क नेगेटिव मानेंगे, वर्क पॉजिटिव मानेंगे, गैस के द्वारा किया हुआ वो सब वो सब। तो अब देखो मानना है तो मान लो, मैं तो सिंपल से तरीके से जाता हूँ कि अगर देखो गैस वर्क अपन वर्क निकालेंगे, गैस कितना वर्क करती है वो सब। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर एक गैस एक्सपेंड हो गई, कुछ पहले मैंने गैस को कंप्रेस करके रख रखा था, तभी अगर मैंने इसे बहुत कंप्रेस करके रखा है, यहाँ के जगह मान लो मैंने यहाँ पे लीड को कर दिया और ये कुछ वॉल्यूम है कंप्रेस कर दिया, तो अब ये गैस क्या खुलना चाहेगी, तो इसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट होगा टोटल वो इस केस के अंदर ज्यादा होगा। और अगर मैंने बिल्कुल रिलैक्स कर दिया गैस को, तो ये इसने कुछ इतनी वॉल्यूम अटेन कर ली, तो अब एनर्जी कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई भी फोर्स में अगर इस पे लगाता हूँ फोर्स, तो वो इस पे वर्क करेगी। अगर मेरा वर्क पॉजिटिव रहा, तो यानी कि उसने इसे दबाया, तब मेरी गैस की टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो सब अपन देखते हैं अब कैसे कितनी एनर्जी बढ़ती है और वो सब। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था वर्क होता है पी, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क अपना हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या होता है डेल्टा वी, चेंज इन वर्क, कितना वर्क हुआ, इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू वर्क, छोटा सा वर्क कितना हुआ, छोटा सा चेंज इन वर्क कितना हुआ। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने यहाँ पे लेके गया, तो मैंने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू कितना हुआ, तो वो हो गया एफ डॉट डी एस। अब देखो, अब अगर मेरे को कोई कहता है कि भैया एक तुम्हारे पास ये कंटेनर है, ये कुछ उसका सरफेस एरिया कुछ ए है, लिड लगा रखे कंटेनर के ऊपर, ठीक है, और मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट, ये एक कुछ पकड़ने वाला था, उससे मैंने इसे प्रेस किया, तब मैंने कितना वर्क किया, तो अपन ने वर्क कितना किया, फोर्स, या फिर मैं कह लूँ कि अगर ठीक है ये था और मैंने इसे रिलीज कर दिया, तब जो गैस होगी वो गैस ने कितना वर्क किया, तो गैस फोर्स इस तरफ लगा रही है और गैस के वर्क डीएस की डायरेक्शन भी यही है, तो गैस वर्क कैसा करेगी, पॉजिटिव वर्क करेगी। तो वो अपन पॉजिटिव वर्क कितना करेगी वो देख लेते हैं। अब गैस की केस के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, ये फोर्स हो गया, अपन को दिया हुआ है एरिया क्या है, इस लिड का एरिया क्या है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर अपन ने प्रेशर फोर्स यहाँ यूज किया, तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर, तो यानी कि P इंटू ए इंटू डी एस। ठीक है, डी वर्क अपना आ गया, वर्क कितना करेगी गैस। अब देखो ये अगर मेरी कुछ गैस है, ये कुछ इसका सरफेस एरिया ए दे रखा है, तो कितना वर्क होगा, P इंटू ए इंटू डी एस। अब डी एस कुछ क्या है, डी एस है यहाँ से यहाँ की कुछ मूवमेंट, तो वो होती है डीएस। ठीक है, और एरिया अपन को दिया हुआ है, एरिया इंटू डीएस क्या हो गया, ये जितनी भी चेंज इन वॉल्यूम है वो पता चल जाएगी। तो वर्क डन कितना हो गया, पी इंटू डी वी, पी इंटू डेल वी रखते हैं। ठीक है, छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ। अब अगर अपन को नेट वर्क निकालना है, तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, डीवी के डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पी डॉट डी डब्ल्यू, ये कर देना, आंसर आ जाएगा कि वर्क डन कितना गैस ने किया, कितना गैस ने वर्क डन किया, पी डॉट डीवी का इंटीग्रेशन निकाल दोगे, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, कितना वर्क डन, अगर अगर कुछ डीवी वॉल्यूम एक्सपेंड किया या जो भी होगा तो कितना आएगा। तो कल अपन कहाँ से शुरू करेंगे, कल अपन वर्क से ही शुरू करेंगे, और इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे और जितना भी ये जो नोट्स वगैरह है ये तुम्हें नीचे मिल जाएगा। तो कल अपन वर्क से शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।